स्वागत है आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। इस सीरीज में मैं फर्स्ट सेमेस्टर बी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी इस सब्जेक्ट के भाई 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करवाने वाला हूं। ये जो 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर साल एग्जाम में ये रिपीट होते हैं, तो आप लोग अगर ये कर लोगे तो इसके अलावा आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिलेबस में भाई टोटल आप लोगों की 5 यूनिट दे रखी है, तो इन यूनिट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पेपर के लिए वो सब भी भाई मैंने इन्हीं 9 से 10 क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिए हैं। यानी कि मेनली आप लोगों को बस ये 9 से 10 क्वेश्चन आंसर ही करने हैं, इसके अलावा आप लोगों को कुछ और नहीं करना। अब ये जो आप लोगों की फर्स्ट यूनिट है और जो सेकंड यूनिट है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियोस का देख लीजिएगा। थर्ड यूनिट हम आज स्टार्ट करेंगे और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है आप लोगों के पेपर की दृष्टि से, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के इसी यूनिट से बनते हैं। अब आप लोगों की स्क्रीन पे ये 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, यही 9 से 10 क्वेश्चन जो है मैं इस पूरी सीरीज में कवर अप करने वाला हूं, जिनमें से भाई जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है ये मैंने आप लोगों को शुरू की 2 यूनिट में कवर अप करवा दिया और कोई क्वेश्चन नहीं बनता उन 2 यूनिट से। रही बात भाई आप लोगों का तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये चारों क्वेश्चन आप लोगों के थर्ड यूनिट से बनते हैं जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो थर्ड यूनिट आप लोगों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे सिलेबस में। बाकी जो 3 क्वेश्चन बचते हैं वो आप लोगों की आगे की जो 2 यूनिट है फोर्थ और फिफ्थ उसमें कवर अप कर दिए जाएंगी। बात करते हैं भाई अपनी यूनिट की, तो यूनिट है हमारी थर्ड, जिसका नाम है भाई राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा, उदारवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद और रूढ़िवाद। जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि भाई इस यूनिट से टोटल आप लोगों के 4 क्वेश्चन बनते हैं पेपर के लिए इंपॉर्टेंट। जो भाई पहला क्वेश्चन तो आप लोगों का उदारवाद के ऊपर होता है, दूसरा मार्क्सवाद के ऊपर, तीसरा अराजकतावाद के ऊपर, चौथा रूढ़िवाद के ऊपर। इसलिए भाई इस पूरी यूनिट को हम 4 वीडियो में जो है कवर अप करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उदारवाद से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पढ़ाऊंगा, जो कि आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे होंगे। इसमें भाई आप लोगों से ये पूछा जाता है कि उदारवाद का मतलब क्या होता है, पहले तो आप लोगों को वो समझाना होता है। फिर भाई उदारवाद का उदय कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, ये चीज आप लोगों से पूछ लेते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को उदारवाद के मूल सिद्धांतों की व्याख्या भी करनी होती है, या आप लोगों से भाई उदारवाद की प्रासंगिकता भी पूछ लेता है या विशेषता आप बोल सकते हो। इन क्वेश्चंस को भाई घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं ये है एक ही क्वेश्चन, बस इसे अलग अलग टाइप से जो है पूछा गया है हर साल के पेपरों में। तो टेंशन मत लो भाई, आप लोगों को आंसर इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आप लोगों से कैसे भी घुमा के पूछ ले क्वेश्चन, आप लोग जो है आंसर लिखाओगे। शुरुआत करते हैं भाई उदारवाद के अर्थ से। सिंपली भाई उदारवाद जो है ये एक विचारधारा का नाम है। आप विचारधारा बोल सकते हो, सोच बोल सकते हो, या विचार बोल सकते हो, या सिद्धांत वर्ड का भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने गांधी जी की विचारधारा पढ़ी होगी, जिसमें भाई हिंसा ना करने की बात होती है, सत्य का साथ देने की बात होती है। उसी टाइप से भाई उदारवादी जो विचारधारा है वो ये कहते हैं कि लोगों को फ्री छोड़ दो, फ्रीडम छोड़ दो, क्योंकि उन्हें अपने सही और गलत के बारे में पता होता है। और जो सरकार है, सरकार का काम केवल इतना है कि वो लोगों की जो है अधिकार जो होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए सरकार, और किसी चीज के लिए नहीं है। इसके साथ साथ ये कहते हैं कि भाई जो मार्केट है, जो बाजार है, या काम धंधे आप बोल सकते हो, वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग चलने चाहिए, ना कि सरकार के अकॉर्डिंग। अब ये जो उदारवाद है भाई इसे आप लोगों को पता ही है, इंग्लिश में लिबरलिज्म कहा जाता है। और ये जो लिबरलिज्म शब्द है भाई ये आप लोगों का लिबर शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता। और जैसे कि भाई हमने देखा भी, ये जो उदारवादी विचारधारा है ये लोगों की स्वतंत्रता पे ज्यादा ध्यान देती है, बाजार की स्वतंत्रता पे ज्यादा ध्यान देती है। अब आप लोगों को 2 इंसानों के, 2 विचारकों के नाम पता होना बहुत जरूरी है, होब्स और जॉन लॉक। क्यों? क्योंकि भाई ये जो होब्स है ना ये उदारवादी विचारधारा के प्रथम विचारक है। यानी कि उदारवादी ये जो विचार है ये सबसे पहले होब्स ने ही दिया था, लेकिन भाई जो जॉन लॉक है उन्हें उदारवादी विचारधारा का जनक माना जाता है। अब आप लोगों के माइंड में भाई ये क्वेश्चन आएगा कि जब होब्स ने सबसे पहले उदारवादी विचारधारा का विचार दिया था, लेकिन जॉन लॉक को जनक कैसे बना दिया गया, उन्हें क्यों जनक माना जाता है? तो इसके पीछे भाई रीजन है। रीजन क्या है भाई, होब्स जो थे ना इन्होंने भाई उदारवादी विचारधारा की शुरुआत तो करी थी, लेकिन इन्होंने ये बोल दिया था कि जो राज्य है ना भाई, राज्य यानी कि सरकार, तो इन्हें भाई जनता चुनती है। अब जनता ने भाई राजा को चुन लिया
तो राजा जो चाहे वो करे, परंतु जनता जो है वो उसका विरोध बिल्कुल भी नहीं कर सकती, उसे हटा नहीं सकती। ऐसा मानना था भाई होब्स का। तो आप देख रहे होगे जो होब्स का विचार है, इसमें भाई स्वतंत्रता की कई बात दिख रही है आप लोगों को? नहीं, बल्कि तानाशाह शासन की बात दिख रही होगी आप लोगों को। वो कैसे? क्योंकि भाई राजा जो चाहे वो करे। अब राजा जो चाहे वो करेगा तो भाई वो तो सबको रोक भी सकता है, यानी कि जनता जो है वो स्वतंत्र नहीं है। तो इस वजह से भाई होब्स को जो है जनक नहीं माना गया उदारवाद का, जॉन लॉक को माना गया। जॉन लॉक को इसलिए माना गया क्योंकि भाई जॉन लॉक ने ये कहा कि जो राजा है, जो राज्य है, जो सरकार है, जनता उसे इसलिए चुनती है ताकि जो राजा है, जो सरकार है, वो जनता के अधिकारों के, जो प्राकृतिक अधिकार उन्हें मिले हुए हैं, उनकी रक्षा कर सके। और अगर वो सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो जनता को भाई पूरा अधिकार है कि वो उस राजा को हटा दे, उस सरकार को हटा दे। अब यहाँ पे आप देखोगे जॉन लॉक के विचार में तो जनता जो है यहाँ पे स्वतंत्र है। इस वजह से ही भाई जॉन लॉक को जो है उदारवाद का जनक बना दिया गया, यानी कि मान लिया गया। क्योंकि उदारवादी ये जो विचारधारा है, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं होब्स ने करी थी। इनके बहुत से ऐसे विचार हैं जो उदारवाद में मेल खाते हैं, उदारवादी विचारधारा से, लेकिन जो ये वाला विचार था ये मेल नहीं खाता भाई उदारवाद से। इस वजह से इन्हें जनक नहीं माना गया, जॉन लॉक को मान लिया गया। बाकी और भी विचारकों के नाम मैंने लिख रखे हैं जो उदारवादी विचारधारा के विचारक है, तो आप देख सकते हो। इनके नाम याद रखना है तो रख लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई उदारवाद की परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में आप लोगों को मिनिमम 3 परिभाषाएं जो है लिखना जरूरी है ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सकें। तो सबसे पहले है भाई सरोती। सरोती क्या कहते हैं? उदारवाद जो है ना वो एक ऐसी विचारधारा है जिसमें भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, यानी कि हर कोई व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र होता है। न्यायिक रक्षा होती है, यानी कि न्याय कानून के तहत जो है उसकी रक्षा की जाती है व्यक्तियों की। इसके साथ साथ संवैधानिक राज्य होता है, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग एक सरकार होती है उदारवाद में। दूसरे है भाई हमारे कॉर्नर, ये भी एक इंसान का नाम है, पढ़े लिखे विद्वान का नाम है। ये क्या कहते हैं भाई उदारवाद के बारे में? ये कहते हैं भाई उदारवादी विचारधारा जो है वो एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से शुरू होती है, मानव अधिकारों से शुरू होती है और मानव की खुशी से शुरू होती है। इन चीजों से शुरू होती है उदारवादी विचारधारा और इन्हीं पे ही खत्म हो जाती है। सिंपली ये समझाना चाह रहे हैं कि उदारवादी विचारधारा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, मानव के अधिकारों की बहुत ज्यादा रक्षा की जाती है और मानव की खुशी देखी जाती है, ना कि सरकार की खुशी देखी जाती है। और मानव खुश कब तब होगा जब वो अपने सारे काम करने के लिए स्वतंत्र होगा। अगले हैं भाई जेएस मिल, या आप इन्हें जॉन स्टुअर्ट मिल भी बोल सकते हो। मेनली भाई जेएस मिल ये कहते हैं कि उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होती है, विचार की स्वतंत्रता भी होती है और सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होता है। लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति स्वतंत्र है तो वो कुछ भी करेंगे, नहीं भाई, वो दूसरों की स्वतंत्रता को हानि पहुंचा नहीं सकते। आगे देखते हैं भाई, आगे है हमारे एडम स्मिथ। ये कहते हैं भाई उदारवाद जो विचारधारा है ये निशुल्क व्यापार को बढ़ावा देती है। निशुल्क यानी कि फ्री ट्रेड, जिसमें कोई भी टैक्स वगैरह या कर वगैरह जो है नहीं लगते, ज्यादा रोक टोक जो है नहीं की जाती। उदारवाद ऐसी चीजों को बढ़ावा देता है। और आर्थिक स्वतंत्रता होती है, यानी कि व्यक्ति जो है स्वतंत्र है कि वो कुछ भी काम कर सकता है और उसे सरकार द्वारा कोई भी रोक टोक जो है नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ भाई व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप भी बहुत कम होता है, यानी कि सरकार कम टांग अड़ाती है व्यापार वगैरह के मामले में। तो एक ऐसी विचारधारा है उदारवाद। आगे है भाई जॉन रॉल्स। ये कहते हैं कि भाई उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें न्याय के माध्यम से समानता और मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है और एक ऐसे समाज को बनाने की कोशिश की जाती है जिसमें भाई सभी लोग जो है उन्हें समान अवसर मिले। आई होप आप लोगों को ये पांचों डेफिनेशन समझ में आई होंगी अच्छे से। इनमें से बस 3 याद रखना, जो भी आप लोगों को इजी लगे, पेपर की दृष्टि से आप लोगों के लिए उतनी ही इनफ है। बात करते हैं भाई अब उदारवाद के विकास की। मैंने आप लोगों को बताया था भाई कि उदारवाद जो विचारधारा है ऐसा तो है नहीं अभी निकल के आ गई और अभी हमें पढ़ाना शुरू कर दिया, नहीं भाई, बल्कि इसका कुछ इतिहास रहा है। यानी कि
इतिहास में कुछ घटनाएं समय समय पर ऐसी घटी हैं जिनसे भाई धीरे धीरे जो है ये विचारधारा डेवलप हो गई, बन गई। तो वो सारी घटनाएं क्या हैं, वो सारे रीजन क्या हैं जिनसे ये डेवलप हुई है, इसका विकास हुआ है, वो सारे अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो पहली जो घटनाएं हैं वो है भाई पुनर्जागरण काल। यहीं से भाई उदारवाद की शुरुआत हुई थी इस घटना से। तो हुआ क्या था भाई, आप लोगों ने वर्ल्ड मैप में यूरोप को देखा होगा। यूरोप में भाई मध्यकाल में यानी कि भाई 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी का जो टाइम था, इस टाइम में भाई यूरोप में तानाशाह राज्य हुआ करता था, यानी कि तानाशाह राजा हुआ करता था और चर्च वगैरह हुआ करते थे यहाँ पे। और ये राजा और चर्च मिलकर भाई दोनों जो आम जनता थी, जो आम लोग थे, उन्हें अंधविश्वास में रखते थे। जैसे कि किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो आम जनता है, तो उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा करते रहते थे, बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, उन्हें बहुत ज्यादा लूट रहे थे भगवान के नाम पे, चर्च के नाम पे। ये सब चीजें आप लोगों ने भाई 11th क्लास में भी डीप में पढ़ी होगी पुनर्जागरण काल को। मेनली भगवान के नाम पे, चर्च के नाम पे जो है राजा और चर्च मिलके आम लोगों को बहुत ज्यादा जो है तकलीफ दे रहे थे। अब भाई समय बीतता गया, समय बीतने के साथ धीरे धीरे भाई लोगों में जो है तर्क बुद्धि का विकास हुआ, यानी कि उनमें दिमाग आया। धीरे धीरे उन्होंने लॉजिक लगाने की कोशिश करी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान हमें ऐसे क्यों बोल सकते हैं, भगवान हमसे टैक्स कैसे ले सकते हैं। जो भी ये लोग कर रहे थे भगवान के नाम पे, अब जब भाई उन्होंने लॉजिक लगाया, इनमें बुद्धि आई, तो धीरे धीरे इन्हें समझ में आया कि भाई ये सब चीजें भगवान नहीं कर रहे हैं बल्कि चर्च और राजा कर रहे थे। फिर भाई इन्होंने जो है धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता की डिमांड करी, राजा के खिलाफ प्रदर्शन वगैरह करे, चर्च का बहुत ज्यादा विरोध करा और अपने अधिकारों की मांग करी। और इसी टाइम पे भाई विज्ञान, समाज और राजनीति, अर्थव्यवस्था, इन सारे क्षेत्रों में बहुत नए नए जो है बदलाव देखे गए। तो ये जो पुनर्जागरण काल था भाई, इस काल में इंसानों ने भाई अपने अधिकारों के लिए राजा और चर्च वगैरह का विरोध करा था और उनमें भाई तर्क बुद्धि आई। ये तर्क बुद्धि आना, ये तर्क बुद्धि, ये चीज भाई उदारवाद का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सब आगे जब विशेषता पढ़ेंगे तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो ये पहली घटना थी भाई जहां से उदारवाद की थोड़ी बहुत शुरुआत हुई। आगे चल के भाई गोरखपुर क्रांति होती है ब्रिटेन में 1688 में। यहाँ पे भी एक राजा था जो तानाशाह राजा था। अब तानाशाह राजा होगा भाई तो लोगों के साथ बहुत अत्याचार वगैरह कर रहा होगा, अपनी मनमारी जो मन में आ रहा होगा वो कर रहा होगा। तो ऐसे में भाई जो ब्रिटेन की जनता थी उन्होंने शांतिपूर्वक यानी कि शांति से राजा को उस गद्दी से हटा दिया उसका विरोध करके, और उसकी जो बेटी थी मैरी उसको सत्ता पे बिठा दिया, यानी कि राज सिंहासन पे बिठा दिया। और अब उसकी बेटी जो है वो संसद के तहत यानी कि कानून, संविधान के तहत जो है शासन करने लगी थी। तो इस चीज को भाई गोरखपुर क्रांति जो है नाम दे दिया गया। तो ये पहली घटना थी जब तानाशाह राजा का विरोध किया गया था विश्व में। और ये चीज मैं आप लोगों को ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूं कि उदारवाद में भाई तानाशाह को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। क्यों? जो होप्स थे उन्हें इसलिए ही भाई जनक नहीं माना गया था, तो क्योंकि उन्होंने तानाशाह वाली जो है बात कर दी थी। वो यही तो कह रहे थे कि भाई राजा जो है उसको तुमने चुन लिया, अब उसे हटा नहीं सकते, और ये चीज हटा नहीं सकते तो भाई ये सब चीजें तानाशाह के अंडर में आ जाती हैं। तीसरी घटना देखते हैं भाई। तीसरी घटना है भाई आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक सोच। धीरे धीरे भाई लोग जो है वो आधुनिक होते चले गए। धीरे धीरे भाई उनकी सोच जो है उसमें लॉजिक आने लग गया, साइंस आने लग गया उनकी सोच में, जिससे भाई विज्ञान, तकनीक, व्यापार, इन सारे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, विकास हुआ। आप आगे उदारवाद की विशेषताओं में पढ़ोगे कि भाई उदारवाद जो है वो आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक सोच को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है और रूढ़िवादी जो बातें हैं उन्हें नहीं मानता, या पुरानी जो बातें हैं, जो परंपराएं हैं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं मानता। तो कहीं ना कहीं भाई जब से इंसानों ने आधुनिकीकरण करना शुरू करा है, मॉडर्नाइज हुए इंसान और जो विज्ञान की तरक्की हुई है, तब से भाई उदारवाद जो है थोड़ा और फैला, थोड़ा और बढ़ा। अगली घटना देखते हैं भाई, जो है हमारी फ्रांसीसी क्रांति। ये हुई थी भाई आप लोगों की 1789 में। मेनली भाई इस क्रांति में भी राजा वगैरह हुआ करते थे, लुई 16वां वगैरह। इसमें भाई लोगों ने उनका सबका विरोध करा राजा का और फिर अपने अधिकारों की मांग करी। राजा को हटा दिया गया और तभी से भाई स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे अधिकारों की जो है शुरुआत हुई पूरे विश्व भर में। इससे पहले भाई कहीं भी जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अधिकार की कोई भी बात नहीं की जाती थी।
और ये चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, स्वतंत्रता और समानता जो है ये मेन है भाई उदारवादी विचारधारा में, क्योंकि ये स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। उदारवाद का कहीं ना कहीं मतलब भी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। पांचवी घटना है भाई अमेरिकी क्रांति युद्ध, या आप अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम भी बोल सकते हो। इसमें क्या हुआ था भाई, जैसे कि भारत भाई ब्रिटेन का गुलाम था, इसी तरीके से अमेरिका भी जो है ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था पहले के टाइम पे। तो अमेरिका ने भाई अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी ब्रिटेन वालों से, और फिर जो है 4 जुलाई 1976 को जाके अमेरिका स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया। फिर भाई जब अमेरिका आजाद हो गया तो उनने भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना ली। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अगर आप लोगों को पता हो तो ये होता है कि भाई ये प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा जोर देते हैं। ये कहते हैं सरकार का रोल जो है कम से कम होना चाहिए, काम धंधे जो है वो लोगों पर ही छोड़ दो, और बाजार जो है वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं उदारवाद से जुड़ी रही है, ये वाली घटना भी। अगली घटना है भाई हमारी मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा। भाई मानव अधिकार में सबसे पहले भाई स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, बंधुत्व का अधिकार, ये सारे मेनली अधिकार आते हैं। 10 दिसंबर 1948 को जो यूएनओ है उसने भाई पूरे वर्ल्ड में ये अनाउंस कर दिया कि ये मानव अधिकार जो है वो हर किसी देश में हर एक इंसान को होंगे, यानी कि ये एक तरीके से कानून बना दिया यूएनओ ने। अब क्या है, पूरे विश्व में मानव अधिकार को स्वीकार किया गया कि इन अधिकारों का कोई भी हनन वगैरह जो है नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये भी घटना जो है जुड़ी हुई है उदारवाद के साथ ही, क्योंकि इसमें विश्व स्तर पे जो है मानव अधिकारों को लागू किया गया। अब लास्ट घटना जो है वो है भाई हमारी सामाजिक सुधार। समय समय पर बहुत सारे समाज में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे भाई समाज जो है वो सुधरता चला गया, उसकी प्रगति वगैरह जो है होती चली गई, जिस वजह से भाई वहां पे समानता आ गई। जो वहां पे लड़ाई वगैरह थी वो सब खत्म हो गई, संघर्ष खत्म हो गए, और न्याय वगैरह को ज्यादा जो है बढ़ावा दिया जाने लगा उन देशों में या उन समाज में। तो कहीं ना कहीं वो सारी जो घटनाएं जो छोटे लेवल पे भी हुई हैं, ज्यादा मशहूर नहीं है, तो उनसे भी भाई कहीं ना कहीं उदारवाद का विकास हुआ है। तभी तो भाई उन देशों में, उन जगहों पे उदारवाद फैल पाया है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी घटनाएं जो है समझ में आ गई होंगी, उदारवाद का विकास कैसे हुआ, उसके पीछे क्या क्या घटनाएं रही हैं। और भी घटनाएं हो सकती हैं भाई, बट आप लोगों को ये सारी घटनाएं याद रखना इनफ है पेपर की दृष्टि से। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं भाई, जो है हमारी उदारवाद की विशेषताएं, या उदारवाद की प्रासंगिकता बोल लो, या उदारवाद का महत्व बोल लो। इसके साथ साथ भाई आप लोगों से ये भी कभी कभी वर्ड बोल देता है कि उदारवाद के मूल सिद्धांत क्या है ये बताओ। तो मूल सिद्धांत भी भाई यही है उदारवाद के। तो पहला जो मूल सिद्धांत है भाई उदारवाद का, वो ये है कि भाई व्यक्ति का महत्व जो है बहुत ज्यादा होता है उदारवाद में। वो क्यों? क्योंकि भाई जॉन लॉक के अनुसार कि भाई जो राजनीतिक व्यवस्थाएं चलती है ना पूरे विश्व में या किसी समाज में, उसमें व्यक्ति, एक इंसान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रमुख केंद्र है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति ही है, इंसान ही है, क्योंकि उसी के चारों ओर जो है ये सारी चीजें घूमती हैं। जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था है वो सारी उसी के चारों ओर घूमती है। और ऑब्वियसली देखें तो भाई जो राजनीतिक व्यवस्था है वो चलती तो इंसानों से ही है, तो इंसान जो है वो उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रमुख केंद्र है। इस वजह से ही भाई उदारवादियों का ये मानना है कि व्यक्ति को जो भाई अपने विचारों, धर्म, जीवन शैली में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। व्यापार में स्वतंत्र छोड़ दो, उन्हें अपने भले बुरे के बारे में पता है। सरकार को उनके कामों में या व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है भाई राज्य कृत्रिम संस्था। जो उदारवादी लोग है या उदारवादी विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग भाई राज्य जो है यानी कि सरकार जो है वो एक कृत्रिम संस्था होती है। कृत्रिम मतलब कि आर्टिफिशियल होती है, जिसे कि भाई इंसान ने बनाया है ताकि भाई संघर्ष वगैरह जो होते हैं उन्हें रोका जा सके, और जो मानव के अधिकार हैं उनकी रक्षा की जा सके, या मानव का जो कल्याण है वो हो सके। इस वजह से इंसानों ने राज्य को बनाया है। और भाई जो जॉन लॉक है उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि अगर राज्य यानी कि सरकार मनुष्य के कल्याण के लिए काम नहीं कर पाती है तो भाई जनता को पूरा अधिकार है कि वो उसे हटा दे, उसका विरोध कर दे। तीसरा सिद्धांत देखते हैं भाई, मूल सिद्धांत या विशेषता आप कह सकते हो उदारवाद का, वो है भाई विचार की स्वतंत्रता।
उदारवाद में भाई विचार की स्वतंत्रता होती ही होती है। ना सिर्फ विचार की भाई, अपने धर्म को मानने की भी स्वतंत्रता होती है, अपने काम को करने की भी स्वतंत्रता होती है, और भी बहुत सारी चीजों की स्वतंत्रता जो है होती है उदारवाद में। मेनली स्वतंत्रता पे ही पूरी बेस्ड है ये विचारधारा, क्योंकि भाई इनका मानना है अगर हम इंसानों को स्वतंत्र छोड़ देंगे तो भाई उससे नए विचार निकल के आएंगे, नई सोच निकल के आएगी, नई नई प्रेरणा मिलेगी, जिस वजह से क्या है भाई उस समाज का विकास होगा, उसमें नए नए आविष्कार होंगे। क्योंकि जो इंसान है वो एक विवेकशील प्राणी है, यानी कि बुद्धि वाला प्राणी है। इस वजह से भाई उदारवादी जो है वो विचार की स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं। अगला सिद्धांत है भाई व्यक्ति साध्य और राज्य साधन। उदारवाद की भाई एक मान्यता ये भी है कि जो व्यक्ति है वो साध्य है और राज्य जो है वो साधन है, यानी कि व्यक्तियों ने अपनी जरूरतों के लिए राज्य नामक संस्था को बनाया है, साधन को बनाया है, ताकि भाई राज्य जो है व्यक्ति के विकास करने में उनकी मदद वगैरह कर सके। इसलिए भाई उदारवादी जो है वो राज्य को या राज्य से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं उन्हें कृत्रिम संस्थाएं मानते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल नकली संस्थाएं हैं, क्योंकि ये मानव द्वारा ही बनाई गई हैं। अगली विशेषता देखते हैं भाई प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता। प्राकृतिक अधिकार में भाई आप लोगों का जीवन का अधिकार आता है, संपत्ति का अधिकार आता है और स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जो आपको जन्म से ही मिलते हैं। ये बात भाई जॉन लॉक ने बोली थी। तो इन अधिकारों को भाई बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है, उदारवाद में बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, और इन्हीं अधिकारों की रक्षा करने के लिए भाई राज्य नामक संस्था का जो है निर्माण किया है इंसानों ने। और कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो इन अधिकारों को कम कर सके या उन्हें हटा सके। सिक्स्थ विशेषता देखते हैं भाई। सिक्स्थ है वो है भाई राज्य का सीमित कार्य क्षेत्र। ये बात तो भाई मैंने आप लोगों को ऊपर ही समझा दी थी कि जो उदारवादी विचारधारा को जो मानते हैं लोग, उनका मानना ये है कि भाई व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दो, क्योंकि भाई उन्हें उनके अच्छे और बुरे के बारे में पता है। और व्यक्ति भाई स्वतंत्र कब होंगे? जब राज्य सीमित होगा, यानी कि राज्य कम से कम उनके कामों में हाथ अड़ाएगा। तो इसलिए भाई उदारवादियों का ये मानना है कि राज्य की जो कार्य क्षेत्र होता है वो कम से कम होना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति के विकास में बाधा ना डाले, व्यक्ति को रोक टोक ना करे। और कुछ विचारकों ने तो भाई यहाँ तक कह दिया कि वही सरकार सबसे अच्छी होती है, वही राज्य सबसे अच्छा होता है जो कम शासन करता है। सातवां सिद्धांत है भाई हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है भाई, मोस्टली जो काम धंधे होते हैं वो सारे प्राइवेट होते हैं। बाजार जो है वो भाई डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और जो रेट वगैरह होते हैं, यानी कि कोई वस्तु है ये कितने की बिकनी चाहिए, कितने में लेनी चाहिए, ये सब रेट वगैरह जो है ये सब लोग ही डिसाइड करते हैं, ना कि सरकार डिसाइड करती है। और इसके साथ साथ फ्री ट्रेड भी होता है भाई पूंजीवादी व्यवस्था में। फ्री ट्रेड मतलब कि एक देश से दूसरे देश में भाई व्यापार वगैरह करना है तो वो बहुत ज्यादा इजीली हो जाता है, ज्यादा कोई टैक्स वगैरह रेस्ट्रिक्शंस वगैरह जो है नहीं होती है। तो फ्री ट्रेड वगैरह जो है बहुत होता है पूंजीवादी व्यवस्था में। ये चीज अमेरिका में प्रचलित है। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था को भाई बहुत ज्यादा मान्यता देते हैं, सपोर्ट देते हैं, और इनमें जो जो मैंने बातें बताई हैं इन सारी बातों को भी बहुत ज्यादा मानते हैं उदारवादी लोग। अगला है भाई लोकतंत्र को भी बहुत ज्यादा महत्व देते हैं ये लोग, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऊपर ही पढ़ाया था भाई तानाशाह को तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। ये कहते हैं तानाशाह सरकार जो है सबसे बेकार सरकार होती है। और लोकतंत्र को इसलिए अच्छा बताते हैं क्योंकि भाई लोकतंत्र नाम से ही समझ में आ रहा है, लोक मतलब लोग और तंत्र मतलब शासन, यानी कि लोगों का ही शासन होता है, यानी कि लोगों को स्वतंत्रता है कि वो सरकार का विरोध कर सकते हैं, सरकार को हटा सकती है, सरकार को बना सकती है, और वो सरकार काम नहीं कर रही तो उसकी जगह पे दूसरी सरकार को ला सकती है। तो इस वजह से ये जो शासन प्रणाली है तो लोकतंत्र को ही सबसे ज्यादा सर्वोच्च मानते हैं, सबसे ज्यादा बेहतर मानते हैं। आगे भाई ये कहते हैं जो राज्य है वो कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, क्योंकि भाई इनका यही मानना है कि राज्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए, और किसी काम के लिए राज्य नहीं है। राज्य को भाई लोगों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यापार वगैरह में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सिर्फ कल्याण पे फोकस करना चाहिए कि जनता का कैसे कल्याण हो सके, क्योंकि जनता ने इसलिए ही राज्य का निर्माण किया है। लास्ट देखते हैं भाई वो है हमारा स्वतंत्र व्यापार। ये चीज मैं आप लोगों को पूंजीवादी व्यवस्था वाला जो पॉइंट था इसमें ही समझा चुका हूं, जैसे कि ये जो 7वां पॉइंट है इसमें ही समझा चुका हूं।
जो स्वतंत्र व्यापार होता है वो ये होता है कि भाई एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना, या अगर अपने देश में भी व्यापार कर रहे हो तो वो स्वतंत्र रूप से आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस है, कोई रूल लग रहे हैं ज्यादा, या कुछ ज्यादा आप लोगों को करने की जरूरत है, नहीं भाई। तो स्वतंत्र व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। ये कहते हैं कि भाई सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए, सरकार के हाथों में कम होने चाहिए व्यापार वगैरह, काम धंधे वगैरह, और जो बाजार है वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, और जो वस्तुओं का मूल्य है वो भाई सरकार डिसाइड नहीं करेगी कि क्या है, बल्कि लोग आपस में ही डिमांड और सप्लाई को देख के जो है डिसाइड कर लेंगे कि वस्तु का क्या मूल्य होना चाहिए, कितने रेट की वस्तु होनी चाहिए। तो ये सब होता है भाई स्वतंत्र व्यापार। आई होप आप लोगों को भाई सारी जो है विशेषताएं कह सकते हो आप, मूल सिद्धांत कह सकते हो, या प्रासंगिकता कह सकते हो, या महत्व भी कह सकते हो उदारवाद की समझ में आ चुके होंगे। इतने इनफ है आप लोगों के लिए पेपर की दृष्टि से। अब जब भाई इतनी अच्छाइयां देख ली हैं हमने तो कुछ बुराइयां भी तो होंगी, बिल्कुल भाई, तो बुराइयां भी पढ़ लेते हैं। लास्ट टॉपिक है, ये टॉपिक आप ऐड जरूर करना आलोचना के तौर पे। जो कमियां गिनवाई है वो बेली मार्क्सवादी लोगों ने गिनवाई है। जैसे उदारवादी एक विचारधारा है, ऐसी मार्क्सवादी भी एक विचारधारा है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल उल्टी विचारधारा है। पहली कमी भाई ये है कि उदारवाद में भाई शासन जो होता है ना, यानी कि जो सरकार वगैरह होती है उसमें उद्योगपतियों का बोलबाला होता है। क्योंकि भाई मार्क्सवादियों का ये मानना है कि उदारवाद जो होता है ना, उदारवाद में जो सरकार वगैरह होती है उसमें जनता के शासन जैसी कोई चीज नहीं होती। कहते तो है लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र को अच्छा बताते हैं, लेकिन वहां पे जनता का शासन बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि उनमें कुछ पर्टिकुलर जो अमीर लोग होते हैं, जो उद्योगपति लोग होते हैं, सिर्फ उन्हीं के अकॉर्डिंग ही पूरी सरकार चलती है, जो लोकतंत्र के बिल्कुल ही खिलाफ है। अगली कमी है भाई इन लोगों की, या अगली आलोचना कह सकते हो, विचार की स्वतंत्रता जैसी कुछ चीज नहीं है भाई। मैंने आप लोगों को विशेषता में बताया था कि भाई उदारवाद में विचार की स्वतंत्रता होती है, लेकिन रियलिटी भाई ये बताते हैं मार्क्सवादी लोग कि विचार की स्वतंत्रता जैसी कुछ भी चीज नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि भाई जो प्रचार के साधन होते हैं, जैसे कि मीडिया वगैरह हो गए, अखबार हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, रेडियो हो गए, इन सब में भाई सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का ही बोलबाला है, यानी कि पूंजीपतियों ने ये सब चीजें खरीद रखी हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग मीडिया वगैरह काम करती है। उनकी बुराई नहीं दिखा सकती है, सब कुछ उन्हीं की भलाई वगैरह के बारे में दिखाए गए। जो आज के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा भाई, इंडिया में भी ऑलमोस्ट सारी जो मीडिया है वो बिका हुआ है, और वो भी सब पूंजीपतियों के अकॉर्डिंग जो है कार्य करती है, सरकारों के अकॉर्डिंग कार्य करती है। सच्चाई क्या है वो कोई नहीं दिखाता। अगली भाई कमी है वो है बंधुआ मजदूरी। अब मैं आप लोगों को ऊपर बता चुका हूं कि भाई उदारवाद में सरकार का काम धंधे में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। तो ऐसे में भाई क्या होता है वहां पे कि जो फैक्ट्रियां होती है, जो कंपनियां होती हैं, उन सब में जो भाई काम करने वाले लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, उनसे भाई कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाता है। और बहुत सी जगह तो भाई ऐसी होती है फैक्ट्रियों में जो उन मजदूरों के लिए काम करने के लिए अच्छी नहीं है, उनके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बट फिर भी उन्हें जो है वहां पे काम वगैरह करना पड़ता है। तो ऐसे में एक गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है जो भाई इन सब चीजों को देखे। तो ये भी भाई एक कमी है, बंधुआ मजदूरी। आगे है भाई रंग भेद की नीति। मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया है कि भाई जो उदारवाद है इसमें समानता को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है कि सभी लोग यहाँ पे समान होंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं भाई। मार्क्सवादी लोग ये आलोचना करते हैं कि उदारवाद में भाई कई बार रंग, जाति, धर्म या नस्ल के आधार पे भाई भेदभाव जो है देखा गया है। अगली आलोचना भाई ये करी है मार्क्सवादियों ने कि जो उदारवाद है ये साम्राज्यवादी मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। मेनली भाई साम्राज्यवाद का मतलब ये होता है कि एक देश जब दूसरे देश को गुलाम बना लेता है तो उसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। तो ये ऐसे ही कुछ मूल्य को जो है प्रमोट कर रहे हैं उदारवादी लोग। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो भाई क्या हो रहा है आजकल, जो अमीर देश होते हैं वो गरीब देशों को क्या है अपने प्रेशर में रखते, दबाव में रखते। तो कहीं ना कहीं भाई ये भी गुलामी हुए ना छोटे देश। यहाँ पे चाइना का एग्जांपल ले लो भाई। चाइना क्या कर रहा है, दूसरे देशों को लोन वगैरह दे के, सुविधा वगैरह प्रोवाइड वगैरह करा के उन पे कैड़ा ब्याज लगा देता है, बहुत सारी चीजें उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, और फिर क्या करता है भाई उन देशों को जो है चाइना की सुननी पड़ती है, उनकी बात माननी पड़ती है। जैसे कि भाई अभी रिसेंटली में पाकिस्तान को और श्रीलंका को उनकी बात बहुत ज्यादा माननी पड़ रही थी, सुननी पड़ रही थी। अगली जो कमी बताई है भाई मार्क्सवादियों ने वो ये बताई है भूखमरी और गरीबी की। जो उदारवादी भाई देश हैं, जो उदारवादी समाज हैं, उनमें बहुत से समाजों में, बहुत से देशों में भाई भूखमरी और गरीबी की समस्याएं जो है देखी
देखी गई हैं या वहां पे बनी रहती है। वो क्यों? क्योंकि भाई सरकार जो है वो ज्यादा कुछ काम कर नहीं सकती है और जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। क्योंकि भाई जो अमीर लोग हैं वो तो गरीब लोगों से काम करवाते रहते हैं बंधुआ मजदूर की तरह, कम पैसों में ज्यादा काम करवाते रहते हैं और सारा प्रॉफिट खुद ले जाते हैं। और अब ऐसे में सरकार नहीं आएगी बीच में तो सोचो वो लोग जो हैं गरीब, वो तो भाई गरीब ही रह जाएंगे ना। अगली जो लास्ट कमी है वो है भाई गरीब व श्रमिक लोगों का शोषण। ये चीज मैं आप लोगों को पढ़ा ही चुका हूं कि भाई अमीर जो है आजकल और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। सेम रीजन यहाँ पे वर्क करता है क्योंकि भाई जो उदारवादी लोग हैं वो फैक्ट्री वगैरह में बहुत ज्यादा काम वगैरह उनसे लेते हैं, जिसके कारण क्या है अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। बची कुछ चीज जो है वो सरकार के हाथ में, और सरकार भी जो है ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि उनपे अमीर लोगों का प्रेशर आ रहा है। तो ऐसे में जो भाई गरीब लोग होते हैं उनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, श्रमिक लोग जो है उनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, वो अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी कमियां भी समझ में आ गई होंगी, इन्हें आप आलोचना के तौर पे यूज कर सकते हो उदारवाद की। इन नोट्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई नोट्स आप लोगों को पेड खरीदने की जरूरत नहीं है, फ्री एक्सेस आप इन नोट्स को कर सकते हो। बाकी कुछ कमी लगी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरे मोटिवेशन के लिए एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।